वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल एंड दिस स्टोरी इज विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 103। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शानवी को अरमान के पास दिखे लॉकेट को देख सुरेखा जी पर पक्का शक हो गया था। उसी शक की लाइन में मिसेस कपूर का भी नंबर लग चुका था। ऐसा क्यों, वो तो शानवी ही बता सकती थी। शानवी ने मान विला से उस ब्रेसलेट को अपने साथ ले लिया था। साथ ही शस्त्र को मिसेस कपूर और उस आदमी की जानकारी निकालने का काम दे दिया था, जिसके बाद वो दोनों वहां से वापस शस्त्र के विला की ओर रवाना हो गए। जाते समय शस्त्र कार ड्राइव कर रहा था और शानवी अब भी अपने हाथ में उस ब्रेसलेट के बॉक्स को पकड़े बैठी थी। शस्त्र भी इस समय कंफ्यूजन में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। सुरेखा जी ने आखिर क्यों गौरी की को मारा होगा? सवालों का सैलाब उसके भी दिमाग में तूफान मचा रहा था। क्या अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पर? शस्त्र को सोच में डूबे देख शानवी ने उसकी ओर देखकर पूछा। क्या? शानवी की आवाज सुन मानो शस्त्र नींदा जगा हो। खुद को इतना भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मेरी बात झूठी नहीं है। शानवी ने एक नजर शस्त्र को देख वापस सामने की नजर करके कहा। शानवी की बात सुन शस्त्र ने अपने एक हाथ से शानवी का हाथ पकड़ा और गियर पर रख सामने की ओर देख ड्राइविंग पर फोकस करते हुए बोला। मैंने जब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, खुद से ज्यादा मैं आप पर भरोसा करता हूँ। सब कुछ एक तरफ है, लेकिन मेरा आप पर यकीन एक तरफ। मैं न सिर्फ आपकी बात पर बल्कि आप पर आपसे भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। बस मिसेज रॉय ने ऐसा क्यों किया होगा ये समझना चाहता हूँ, लेकिन इन सब का ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं आप पर यकीन नहीं करता। मेरे लिए यकीन, भरोसे और एतबार का मतलब ही आप हो। बीच बीच में शस्त्र ने शानवी को देखकर कहा। वही शानवी सामने की ओर देख रही थी, लेकिन शस्त्र की बातें सुन उसे अच्छा भी लग रहा था। शस्त्र की आखिरी बात सुन शानवी ने आपकी गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा, जिसकी आंखों में उसे अपने लोग बेहिसाब भरोसा नजर आ रहा था। वादा करती हूँ आपका ये भरोसा टूटने नहीं दूंगी, शानवी ने भी शस्त्र की आंख में देखकर कहा। जिसे सुन शस्त्र हल्का मुस्कुराया और शानवी के हाथ को चूम लिए। रास्ते भर उसने शानवी के हाथ को अपने हाथ में पकड़े रखा। एक सफर तय कर आखिर वो दोनों घर वापस लौट आए थे। शस्त्र ने भी अपने आदमियों को उस आदमी के बारे में पता करने के लिए लगा दिया था, जिसे उन लोगों ने मिसेस कपूर के साथ देखा था। अभी वो दोनों विला में एंटर करते ही कि शानवी का फोन बज उठा। डिस्प्ले पर अर्णव का नाम शो हो रहा था, जिसे देख शानवी ने एक नजर शस्त्र को देखा और फिर कॉल पिक कर लिया। उसने फोन स्पीकर पर कर दिया। हेलो सोफी, कहाँ हो तुम? उधर से अर्णव की हल्की खराश भरी आवाज आई। घर पर ही हो, शानवी ने जवाब दिया, जबकि वो दोनों अब भी कार में बैठ हुए थे और कार विला के बाहर थी। ओजुल है क्या वहां पर? अर्णव ने शस्त्र के बारे में पूछा। हाँ है। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अर्णव को सवाल करते सुन शानवी ने थोड़ा फिक्री से पूछा। अरे हाँ, सब ठीक है। वो तो मैं बहुत बोर हो रहा था, तो सोच तुम्हारा ही हाल चाल ले लूं। अर्णव ने खिसियती हुई आवाज में कहा। तुम्हारा दिमाग तो सही है, शानवी ने उसकी बात सुन हल्के गुस्से से पूछा। बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही दिमाग की तरह खराब है, अर्णव ने मस्करी करते हुए मजाक में कहा। जूनियर, कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं करने लगे हो तुम? शस्त्र ने थोड़ा सर्द आवाज में कहा। ओजुल। शस्त्र की आवाज सुन अर्णव हल्की से बुदबुदाया और तुरंत कॉल कट कर दिया। ये अर्णव का बच्चा। अर्णव के कॉल कट करते ही शानवी ने कहा।
यकीनन अर्णव में अब भी बचपना कूट कूट कर भरा है। शस्त्र ने हल्का मुस्कुराते हुए कह और कार विला के अंदर ले गया। आज का दिन यूं ही बीत गया। रात तक अखिलेश जी भी वापस आ गए थे। डिनर करते समय उन्हें शस्त्र और शान्वी के चेहरे पर उलझन नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने उन दोनों से कोई सवाल नहीं किया, ये सोचकर कि दोनों का आपसी मसला होगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के लिए तीनों जने डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। तीनों शांति से बैठे नाश्ता कर ही रहे थे कि अखिलेश जी ने उन दोनों से पूछा, वैसे तुम दोनों सगाई कब कर रहे हो? नाश्ता करते हुए ही उन्होंने पूछा। अभी कुछ सोचा नहीं है, शस्त्र ने जूस पीते हुए कह। तो कब सोचोगे भई? अखिलेश जी ने शस्त्र की ओर देखकर पूछा। मैंने पहले ही कहा था, सगाई या शादी ये सब शान्वी के हाथ है। वो जब कहेंगी मैं तैयार हो जाऊंगा। शस्त्र ने शान्वी की ओर इशारा करके कहा। अंकल इस मंथ के बाद सीधा शादी ही करेंगे हम। शान्वी ने तुरंत जवाब दिया। शस्त्र जो जूस पी रहा था, उसे शान्वी की बात सुन खांसी आने लगी। वो थोड़ा हक्का बक्का सा होकर शान्वी को देखने लगा। अरे इतना भी क्या हैरान हो रहे हो? अखिलेश जी ने शस्त्र के सामने पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी शादी के लिए राजी हो जाएंगी। शस्त्र ने एक ही सांस में पानी खत्म करके कहा। शस्त्र की बात सुन शान्वी के दिमाग में अरमान की बात आ गई। कहीं न कहीं अरमान भी एक रीजन है जिसकी वजह से शान्वी इतनी जल्दी शादी करने की सोची। उसे अभी तक अरमान की बातें परेशान कर रही थी, जिसे भुलाने के लिए शायद उसका ये फैसला सही साबित होगा। वैसे भी शादी तो उसे शस्त्र से ही करनी थी, आज नहीं तो कल। सर, आपसे मिलने कोई आया है, एक सर्वेंट ने वहां आकर बताया। जिसकी बात सुन शस्त्र और शान्वी ने एक दूसरे को देखा और फिर उस सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा कर दिया। इस टाइम कौन आ गया? अखिलेश जी ने हैरानी से पूछा। वो एक्चुअली मेरी एक मीटिंग थी, तो बस उसी के काम की बात करने की वजह से मेरा असिस्टेंट आया होगा। अपनी जगह से खड़ा होकर शस्त्र बोला। वो बात अलग थी कि अखिलेश की उसके असिस्टेंट या उसके ऑफिस मीटिंग्स के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिए और अपना सारा ध्यान नाश्ता करने पर लगा लिया। मैं आता हूँ, इतना बोल शस्त्र वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद शान्वी भी वहां से उठ हॉल में ही आ गई, जहां एक आदमी बैठा शस्त्र से बात कर रहा था। शान्वी को वहां देख शस्त्र बोला, इन्हें ही काम दिया था मैंने, मिसेस कपूर और उस आदमी की जानकारी निकालने के लिए। उस आदमी की ओर इशारा करके शस्त्र ने कहा। क्या पता चला फिर? शान्वी ने उस आदमी से पूछा। वो आदमी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उसका नाम राजू है और उसका कहना सिर्फ इतना है कि उसने मिसेस कपूर का साथ दिया है, जिसके बदले वो उसे पैसे देती है। लेकिन किस चीज में साथ दिया है, वो ये बात बता ही नहीं रहा है। हमने उसे पैसों का भी लालच दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आदमी अपनी जगह से उठ शान्वी के समझे नर्स झुकाकर बोला, उठवा लो उस आदमी को। शान्वी ने अपनी सर्द आवाज में ऑर्डर दिया। क्या? हैरानी से वो आदमी सिर उठा शान्वी को देखकर बोला, हाँ उसे उठवा लो। सच कैसे निकलवाना है ये मैं खुद देख लूंगी। आज दोपहर तक मुझे वो आदमी हमारे विला के बैकयार्ड में चाहिए। शान्वी ने दोबारा उसे ऑर्डर दिया, जिसे सुन वो आदमी शस्त्र की ओर देखने लगा, जिसके बदले शस्त्र ने अपनी पलकें झपकाकर उस आदमी को शान्वी की बात मानने की मंजूरी दे दी। कहीं न कहीं शस्त्र भी शान्वी की बात सुन हैरान हुआ था, लेकिन शान्वी से सवाल कर वो अपने एतबार को गलत बनाना नहीं चाहता था। चैप्टर 104 स्लो पॉइजन। शस्त्र के आदमियों ने मिसेस कपूर के साथ वाले आदमी को पकड़ लिया था।
जिससे जानकारी निकलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं बताया। ना ही उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाई, जिसके बारे में सारी जानकारी निकलवाने का फैसला शानवी ने खुद किया। शानवी ने दोपहर के समय उस आदमी को शस्त्र के विला के बैकयार्ड में लाने को कहा दिया। सुबह से दोपहर यूं ही हो गई। शस्त्र अपने ऑफिस नहीं गया था। वही अखिलेश जी काम से बाहर चले गए थे। शानवी के ऑर्डर मुताबिक शस्त्र के आदमी उस आदमी यानी सुरेश को पकड़ लाए थे। कुछ देर बाद शानवी भी बैकयार्ड में पहुंच गई, जहां शस्त्र आराम से चेयर पर बैठा हुआ था। एक तरफ सुरेश को चेयर से बांधा हुआ था और उसके पीछे शस्त्र के आदमी खड़े हुए थे। ये यहाँ मेहमानदारी में आया है, शानवी ने वहां आते हुए कहा। उसकी बात सुन सभी लोग उसे हैरानी और सवालिया नजरों से देखने लगे। क्या मतलब? शस्त्र ने अपनी जगह से उठते हुए पूछा। मतलब ये यहाँ बैठ हुआ क्यों है? शानवी आगे बढ़ उस आदमी यानी सुरेश के सामने खड़े होकर पूछी। शस्त्र शानवी की बात का मतलब कहीं न कहीं समझ रहा था, लेकिन उसके आदमी अब भी बात समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए वो कभी शानवी को देखते तो कभी शस्त्र को। क्यों पकड़ा हुआ है मुझे? कौन हो तुम लोग? सुरेश ने हिलते डुलते हुए कहा। वहां बांधो उसे। शानवी ने वहां बने पोल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसके बाद सुरेश को पकड़कर पोल से बांध दिया गया। क्यों पकड़ा है मुझे? सुरेश ने कसमसाते हुए पूछा। मिसेस कपूर को कैसे जानते हो? शानवी ने बिल्कुल सर्द आवाज में पूछा। उसकी आवाज में अलग ही ठंडक थी, जिसे सुन न सिर्फ सुरेश बल्कि शस्त्र के आदमी भी कांप उठे थे। वही सुरेश मिसेस कपूर का नाम सुन बिल्कुल शांत हो गया था। क्या हुआ? शांत क्यों हो गए अब? शानवी ने अपनी भौं उचकाते हुए सुरेश से पूछा। कौन मिसेस कपूर? सुरेश अनजान बनते हुए बोला। तुम नहीं जानते मिसेस रचना कपूर को? शानवी ने अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाकर पूछा। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। सुरेश ने शानवी से डर हड़बड़ाहट में इधर उधर देखते हुए कहा। मैं मदद कर देती हूँ याद कराने में। शानवी ने अपने बाएं हाथ से अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए कहा। इतनी देर में एक चीख वहां गूंज उठी, और ये चीख सुरेश की थी, जिसके जांघ पर शानवी ने एक नोकदार हथियार धंसा दिया था। इस वक्त शानवी बिल्कुल एक माफिया गर्ल की तरह लग रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक हाफ स्लीव्स टी शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स कैरी की हुई थी। हवा में झूलते उसके लंबे काले बाल, आंखों की लाल उभरती नसें, पैरों में व्हाइट स्नीकर। इसी के साथ उसके हाथों पर आई हुई खून की छींटे, जो अभी सुरेश के पैर में हथियार मारने की वजह से आई। शानवी का ये रूप देख शस्त्र भी दंग रह गया था। वहीं बाकी के लोग हैरान और खौफजदा। मेरे पास तेरे साथ बर्बाद करने के लिए फालतू का टाइम नहीं है, इसलिए सही सही सवालों का सही सही जवाब मुझे चाहिए। रचना कपूर को कैसे जानता है? शानवी ने उसकी जांघ में उस हथियार को और धंसाते हुए कहा। बाहर निकालो इसे, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द से तड़पते हुए सुरेश चिल्लाया, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर भी शानवी पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। शस्त्र भी थोड़ी हैरानी से शानवी का ये रूप देख रहा था। वैसे तो ये सितारा की सोल का कमाल था, लेकिन फिर भी शस्त्र ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तू बोलेगा या नहीं? शानवी ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, जिसे सुन सुरेश जी चीख उसके हलक में वापस चली गई। साथ ही बाकी लोगों के शरीर भी कांप उठे। ऐसा नहीं था कि शस्त्र शानवी की मदद नहीं कर सकता था या वो सुरेश से सच्चाई नहीं निकलवा सकता था। यह बात सिर्फ इतनी थी कि शस्त्र शानवी के मामले में नहीं पड़ना चाहता था। वो दूर से ही उसकी मदद करने को तैयार था, लेकिन शानवी के काम में दखल देना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो पीछे चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। शस्त्र कहीं न कहीं देखना भी चाहता था कि आखिर क्यों शानवी ये सब करना चाह रही है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, मिसेस कपूर से क्या रिश्ता है? कैसे जानता है उन्हें? शानवी ने उस हथियार को सुरेश की जांघ में फंसाए छोड़कर पूछा। मैं बताता हूँ मैं, दर्द से कराहते हुए सुरेश ने कहा। वो मिसेस कपूर की मैंने हेल्प की थी।
सुरेश ने दर्द की वजह से आपकी आंखें भींच कर कह, कैसी हेल्प? ऐसे कौन से डॉक्टर हो तुम जिसने मिसेस कपूर की हेल्प की थी? अब शस्त्र आगे आते हुए अपने कॉल्ड ओरे के साथ बोला, वो मैंने सुरेश के हकलाते हुए बोलने की स्टाइल से ये तो समझ आ गया था कि वो शस्त्र के सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहा है कि इतने में एक बार फिर उसके चिल्लाने की आवाज वहां गूंज उठी। इस बार शानवी ने एक नोकदार चाकू से सुरेश के चेहरे पर ही कट लगा दिया था। वो कट था तो बहुत छोटा मगर लगा गहरा था, जिसमें से खून भी रिसने लगा था। जवाब चाहिए, वो भी जल्दी। अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत है तो यहाँ आराम से खड़े रहो, वरना जल्दी से सही जवाब दो। सोफिया ने चाकू पर लगी छिड्डों को साफ करते हुए कहा, मैं एक फार्मा कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय था। उसी दौरान मैंने रचना की मदद की थी। सुरेश ने दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद करके कहा। सुरेश अपना मुंह तो अब भी नहीं खोलता, लेकिन शानवी के टॉर्चर की वजह से उसे अब खड़े रहना भी भारी पड़ रहा था। एम्प्लॉय थे? क्या तुम्हें जॉब से निकाला गया था? शानवी ने शक करते हुए पूछा। हाँ, उस समय मैं कुछ हाई डोज की दवाओं को छुपा कर बेच देते था। कुछ लोग जो ड्रग का इस्तेमाल करते थे वो मुझसे महंगे महंगे दाम में दवाइयाँ लेने लगा। मैं भी साइड से मोटा पैसा कमाने लगा। उसी दौरान मेरी मुलाकात रचना से हुई। रचना मेरे एक क्लासमेट की करीबी रिश्तेदार है, जिसे मैं जानता था। जब रचना को मालूम हुआ कि मैं एक फार्मा कंपनी में काम करता हूँ, तब उसने मुझसे एक मेडिसिन मांगी जिसका इस्तेमाल काफी खतरनाक होता है। इतना बोल सुरेश चुप हो गया। चुप होने के लिए किसने बोला है? शानवी ने सुरेश को घूर कर देखते हुए पूछा। शानवी की नजरों को ही देखा सुरेश डर की वजह से दोबारा बोलना शुरू करता है। रचना ने मुझसे एक ऐसी दवाई मांगी जिसका इस्तेमाल स्लो पॉइजन के तौर पर किया जा सके, क्योंकि ऐसी चीजें मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल नहीं रहती, नहीं बिना डॉक्टर की इजाजत के किसी को दी जाती ही। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर उसने मुझे 50,000 रुपए दिए, जिसके लालच में मैंने उसे वो दवाई दे दी, क्योंकि इतना पैसा तो मैं उन दवाओं को बेचकर भी नहीं कमा सकता था। जिसके बाद से वो मुझे हर महीने 50,000 रुपए देने लगी। कुछ वक्त बाद मेरी कंपनी में ये बात पता चल गई थी कि मैं ब्लैक में दवाइयाँ सेल कर रहा हूँ, सिवाय उस स्लो पॉइजन की बात के, जिसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। पुलिस केस भी बन रहा था, लेकिन मेरे भीख मांगने और विनती करने से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सुरेश अपना सिर झुका सारी बात बता दिया। उस दवाई का इस्तेमाल किस पर किया गया? शस्त्र ने सवाल किया। और वो तुम्हें आज तक पैसे क्यों देती है? ऐसा भी क्या राज बाकी है उनका? शानवी के शस्त्र के सवाल करने के तुरंत बाद पूछा। वो रचना ने उस पॉइजन का इस्तेमाल श्वेता यानी अपने पति की दूसरी पत्नी को मारने के लिए किया था। सुरेश ने शस्त्र की ओर देखकर कहा। फिर उसने शानवी की ओर अपनी नजरें करके कहा, मेरे पास आज भी एक सबूत है जिसको छिपाने के लिए वो मुझे इतने पैसे देती है। श्वेता जी के बारे में सुनते ही शानवी ने अपनी मुट्ठी कस ली, तो एक तरफ शस्त्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या शानवी मिसेस कपूर का सच सबके सामने लाएगी? क्या सजा मिलेगी मिसेस कपूर को? चैप्टर 105 वीडियो। शानवी ने अपने तरीके से सुरेश से सच निकलवा लिया था, जिसे सुन जहां एक तरफ शस्त्र हैरान हो गया था, वहीं शानवी गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। मिसेस कपूर का श्वेता जी को मारने के लिए स्लो पॉइजन देने वाली बात सुन शस्त्र हैरान रह गया। आखिर क्यों मिसेस कपूर ने श्वेता जी को पॉइजन दिया होगा? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। वही शानवी को कुछ आइडिया हो चुका था। सुरेश जी बात सुन उन दोनों को समझ आया कि सुरेश के पास कोई सबूत भी है, जिसकी वजह से मिसेस कपूर उसे आज तक नोटों की गड्डी देती है। क्या सबूत है? शस्त्र ने आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए पूछा। वो सुरेश दोबारा बोलने से हिचकिचाने लगा, जिसे देख शानवी के सब्र की लिमिट खत्म हो गई। उसने उस नोकदार चाकू को सुरेश के पेट के निचले हिस्से में मार दिया। आ
सुरेश एक बार फिर दर्द से तड़प उठा। मैंने पहले ही कहा था, टाइम नहीं है इतना मेरे पास। सही से सारे सवाल का जवाब दे, जल्दी। शान्वी ने अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली की मदद से सुरेश के गालों को भींचते हुए कह, बता, ताहो। दो शब्द बड़ी मुश्किल से सुरेश के मुंह ने निकले, जिसे सुनते ही शान्वी ने झटके से उसका चेहरा छोड़ दिया। शान्वी के डेयरिंग मूव्स को देख शस्त्र के आदमी काफी हैरान हो रहे थे। साथ ही शस्त्र भी हैरान था। भले ही वो जानता था कि ये शान्वी उर्फ सितारा है, लेकिन इतना डेयरिंग मूव्स के बारे में उसने भी नहीं सोचा था। इसे निकाल दो, दर्द से कराहते हुए सुरेश ने कह जवाब। अगर अब टाइम बर्बाद करवाया तो ये इससे भी नीचे जा सकता है। शान्वी ने अपने जबड़े भींचते हुए कहा। वो मेरे फोन में एक वीडियो है जिसमें रचना की बातें रिकॉर्ड है। सुरेश ने दर्द को बर्दाश्त करते हुए कहा। और ये वीडियो बनाई कब थी? शस्त्र ने सवाल किया। जब रचना ने मुझसे मदद मांगी थी, उसके बाद दोबारा उसने मुझसे रिक्वेस्ट की और बताया भी कि वो क्यों स्लो पॉइजन का इस्तेमाल करना चाहती है, जिसे मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था ताकि बाद में उस से पैसे ऐंठ सकूं। सुरेश ने उस समय अपनी की करतूत के बारे में बताया। फोन कहाँ है? शान्वी ने सर्द आवाज में पूछा। उसका इतना पूछना था कि शस्त्र के आदमी ने सुरेश का फोन उसके सामने बढ़ा दिया। शान्वी ने फोन लेकर खोला तो उसमें लॉक लगा हुआ था, जिसे देख शान्वी ने सुरेश की ओर देखा। 4 बार 0। शान्वी की नजर खुद पर आते ही सुरेश जल्दी से अपने फोन का लॉक बता दिया। शान्वी ने फोन खोलते ही गैलरी चेक की, लेकिन उसमें उसे कुछ नहीं मिला। गुस्से से शान्वी ने सुरेश की ओर देखा तो वो डरते हुए बोला, वीडियो इस में नहीं है। सुरेश की बात सुन शान्वी ने गुस्से में उसे घूरा और बिना समय जाया करे एक जोरदार चाटा उसके गाल पर छाप दिया। सुरेश के चाटा पड़ते देख शस्त्र के आदमी डर से 2 कदम पीछे हो गए। यहाँ कोई मजाक चल रहा है? उसने सुरेश का कॉलर पकड़कर कहा। नहीं, मैं बताता हूँ, डर से कांपते हुए सुरेश ने कहा, जिसे सुन शान्वी ने दोबारा उसे झटके से छोड़ दिया। मैंने वीडियो हाइड कर रखी है। सुरेश ने थूक निगल कर कहा। हाइड? क्यों? शस्त्र ने पूछा। ताकि रचना के हाथ वीडियो न लग सके, सुरेश ने कहा। वैसे ये फोन दिखने में तो नया लग रहा है, फिर इसमें इतने साल पहले की वीडियो कैसे शूट हो गई? शस्त्र ने शान्वी के हाथ से फोन लेकर उसे अलट पलट कर देखते हुए पूछा। वो मैं उस वीडियो को अपने हर फोन में सेव कर लेता हूँ और फिर हाइड कर देता हूँ। वैसे तो मेरे पास काफी कॉपीज है इस वीडियो को, लेकिन जब रचना मेरी बात नहीं मानती थी या पैसे नहीं देती थी, तब मैं अपने फोन से वीडियो निकल उसे दिखाकर ब्लैकमेल करता था। उसने काफी बार ट्राई किया था कि वो वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन प्राइवेट फाइल में वीडियो सेव होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती थी। सुरेश ने सारी बची कूची बात भी अब शान्वी और शस्त्र को बता दी थी। कैसे मिलेगी वीडियो? शान्वी ने फोन को सुरेश के सामने करके पूछा। हाथ? सुरेश ने बहाने से अपना हाथ खोलने को कहना चाहा, लेकिन शान्वी की घूरती नजरें देख वो चुप हो गया। फोन कॉल में जाओ, सुरेश ने फोन की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसके बाद शान्वी ने वैसे ही किया। डायल बार में हैशटैग के बाद 4 बार 0 डायल कर आखिरी में दोबारा से हैशटैग लगा दो, सुरेश ने बताया। जिसके बाद शान्वी ने वैसा ही किया। नंबर डायल करते ही एक प्राइवेट फोल्डर ओपन हो गया। शान्वी ने उसे भी ओपन किया तो एक वीडियो उसमें सेव थी। वीडियो को ओपन किया तो वो मिसेस कपूर की ही थी। इसका करना क्या है अब? शस्त्र ने वीडियो देखने के बाद पूछा। बाद में बताती हूँ।
शान्वी ने कुछ सोचकर कहा, अब मुझे छोड़ दो, मैंने सब कुछ बता दिया है। सुरेश ने विनती भरी आवाज में कहा, जिसकी बात सुन शान्वी और शस्त्र ने उसे देखा। चले, शान्वी ने एक नजर सुरेश को देख शस्त्र से पूछा। हम। शस्त्र ने भी सुरेश से अपनी नजर हटा एक टूक जवाब दिया। लेकिन मैंने तो सब बता दिया है, अब क्यों पकड़ रखा है मुझे? और मेरा फोन कहाँ ले जा रही हो? शान्वी को वहां से मुड़ जाते देख सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा। फोन की बात ऐसी है कि ये फोन मेरे पास ही रहेगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। शान्वी ने बिना मुड़े सुरेश से कहा। ठीक है, फोन तुम रख लो, लेकिन मुझे तो छोड़ दो। सुरेश ने विनती भरे लहजे में दोबारा कहा। इसे जिंदा रखना, जो चाहे वो करना, लेकिन ये मरना नहीं चाहिए और न ही यहां से बचकर जाना चाहिए। सुरेश की बात सुन शस्त्र ने अपने आदमी की ओर देखकर कहा। इतना बोल को दोनों वहां से चले गए। वही पोल से बंधा सुरेश चिल्लाता रह गया। वैसे इस बारे में पता कैसे चला? हॉल में आते हुए शस्त्र ने शान्वी से पूछा। किस बारे में? शान्वी ने अनजान बनते हुए शस्त्र से पूछा। यही पॉइजन और मिसेस कपूर के खेल के बारे में। शस्त्र सोफे पर बैठते हुए बोला। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो मिसेस कपूर को उस सुरेश के साथ देख कुछ शक हुआ था, लेकिन इस बात का अंदाजा मुझे भी नहीं था। शान्वी वहां से मुड़ सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए बोली। कहाँ जा रही है आप? शान्वी की जाते देख शस्त्र झट से अपनी जगह से खड़े होकर पूछा। रेस्ट करने। शस्त्र को बिना देखे शान्वी ने जवाब दिया, जिसे सुन शस्त्र भी उठ उसके पीछे चल दिया। वैसे सच में आराम करने जा रही है या कुछ कांड? शस्त्र शान्वी के पीछे ही चलते हुए बोला। उसकी बात सुन शान्वी एक पल को रुक गई। फिर उसने मुड़कर शस्त्र को देखा और तिरछी मुस्कान मुस्कुराकर अपने कमरे की वो बढ़ दी। जानता था, इतने आराम से आप आराम तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वैसे क्या करने वाली है? शस्त्र भी शान्वी के पीछे चलते हुए बोला। जब सब जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? कमरे में एंटर होते हुए शान्वी ने कहा। ये भाग दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि ये भाग डिलीट हो गया था। क्या करेगी शान्वी अब? क्या सजा मिलेगी मिसेस कपूर को? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज। चैप्टर 106, आराम या कांड। शान्वी को सुरेश के फोन से वो वीडियो मिल गया था जिसमें मिसेस कपूर खुद अपने वाहियात प्लान के बारे में बता रही थी। शान्वी ने सुरेश का फोन ले लिया था, जिसे लेकर वो घर में आ गई थी और शस्त्र ने सुरेश को ना छोड़ने का हुक्म दे दिया था। कहाँ जा रही है आप? शान्वी को जाते देख शस्त्र झट से अपनी जगह से खड़े होकर पूछा। रेस्ट करने। शस्त्र को बिना देखे शान्वी ने जवाब दिया, जिसे सुन शस्त्र भी उठ उसके पीछे चल दिया। वैसे सच में आराम करने जा रही है या कुछ कांड? शस्त्र शान्वी के पीछे ही चलते हुए बोला। उसकी बात सुन शान्वी एक पल को रुक गई। फिर उसने मुड़कर शस्त्र को देखा और तिरछी मुस्कान मुस्कुराकर अपने कमरे की वो बढ़ दी। जानता था, इतने आराम से आप आराम तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वैसे क्या करने वाली है? शस्त्र भी शान्वी के पीछे चलते हुए बोला। जब सब जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? कमरे में एंटर होते हुए शान्वी ने कहा। शान्वी की बात सुन शस्त्र ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। जिसके बाद ऐसे ही बातें करते हुए दोनों शान्वी के कमरे में आ गए। शान्वी बिना कमरे में ठहर सीधा अपने स्टडी रूम में बढ़ गई। उसके पीछे ही शस्त्र भी। स्टडी रूम में आते ही शान्वी सीधा चेयर पर बैठ गई और शस्त्र उसके पीछे खड़ा हो गया। शान्वी ने सुरेश के फोन में केबल लगाकर कंप्यूटर से अटैच कर दिया।
कुछ देर में शान्वी की उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगी। शस्त्र बस खड़ा उसे देखने लगा। शान्वी तो काम करने में इतनी गुम हो गई कि वो भूल ही गई कि शस्त्र भी यहाँ मौजूद है। शान्वी को भी इतने ध्यान से काम करते देख शस्त्र ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो कभी शान्वी को देखता तो कभी उसके स्टडी रूम में। अब वो खड़े खड़े बोर होने लगा था, जिसकी वजह से वो घूमकर स्टडी रूम को देखने लगा, वहां रखी चीजों को देखने लगा। मन ही मन उसे शान्वी पर काफी प्राउड फील हो रहा था। वैसे तो वो शान्वी उर्फ सितारा पर प्राउड फील करता ही था, लेकिन आज शान्वी के स्टडी रूम में रखे सामान कोडोट ऑर्गेनाइज करने के तरीके को, साथ ही कुछ देर पहले के उसके डेयरिंग मूव्स देख वो अब उस पर और प्राउड फील कर रहा था। हो गया। कुछ देर तक कीबोर्ड पर उंगली चलाने के बाद शान्वी ने लास्ट में एंटर का बटन दबाते हुए कहा, क्या हो गया? शान्वी के वापस आते हुए शस्त्र ने कहा, वही जो मैं करना चाह रही थी। शान्वी ने एक बार मॉनिटर की तरफ नजरें करते हुए कहा, और आप क्या करना चाहती थी? शस्त्र के एक नज़र शान्वी को तो एक नज़र मॉनिटर की ओर देखकर कहा, मिसेस कपूर को उनके कर्म याद दिलाने की कोशिश, जो पूरी हो चुकी है। शान्वी ने बोरियत से कहा, मतलब? शस्त्र ने नासमझी से पूछा। ये वीडियो मैंने भेज दी है मिसेस कपूर को। शान्वी ने दोबारा मॉनिटर की ओर देखकर कहा, लेकिन क्यों? ऐसे तो उन्हें सब पता चल जाएगा। शस्त्र ने मॉनिटर की ओर देखकर कहा, आपको मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी लगती हूँ? ये बात वो कभी पता नहीं कर पाएंगी कि किसने उन्हें ये वीडियो भेजा है, फिर चाहे वो इसके लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर ही क्यों न लगा ले। शान्वी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, वैसे तो मुझे आप पर और आपके टैलेंट पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन फिर भी ये करके आप करना क्या चाह रही है, वो समझना है मुझे। शस्त्र ने शान्वी की ओर देखकर कहा, डर का मतलब बताना है उन्हें? डरते डरते मरते हुए देखूंगी। अगर डायरेक्ट बोल दूंगी या उनकी सच्चाई सबको बता भी दूंगी तो मजा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा मजा लूंगी, थोड़ा डराऊंगी। शान्वी ने आंखें मटका कर मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मिसेस सिंघानिया को क्यों छोड़ दिया? ऐसे ही शस्त्र ने अपनी बाई भौं उचकाते हुए पूछा। उन्हें तो सितारा को मारने की सजा दी है आपने, और वैसे भी ये कुछ समय के लिए ही है। जो मजा मिसेस सिंघानिया को मिल रहा है वही कुछ टाइम बाद मिसेस कपूर को मिलेगा, या शायद उससे ज्यादा भयानक। शान्वी ने खतरनाक तरीके से कहा। शस्त्र ने कुछ सोच में डूबे कहा। तभी उसके फोन में किसी नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने नोटिफिकेशन चेक कर शान्वी की ओर देखकर कहा, आइए मेरे साथ। कहा। शस्त्र को गेट की तरफ बढ़ते देख शान्वी ने पूछा, चलिए तो गेट के पास रुक, शस्त्र ने कहा। जिसके बाद शान्वी बिना कुछ बोले शस्त्र के साथ साथ चल दी। इस बीच शान्वी ने शस्त्र से बहुत बार पूछा कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन शस्त्र बिना कोई जवाब दिए बस शान्वी को लेकर हॉल में आ गया। दादू, अपने सामने खड़े दुष्यंत जी को देख शान्वी बोली, कैसे हैं आप? शान्वी झट से जाकर उनके गले लगकर पूछी। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, तुम लोग कैसे हो? दुष्यंत जी ने भी बदले में उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हम लोग भी अच्छे हैं। आप आइए। खड़े क्यों है? शस्त्र ने आदरजनक तरीके से कहा, जिसके बाद वो तीनों वही सोफे पर बैठ गए। आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है? शान्वी उनसे अलग होकर थोड़ी फिक्र से पूछी। क्यों भाई, मैं क्या यहाँ आ नहीं सकता? क्या ये मेरे पोते पोती का घर नहीं? दिखावटी गुस्से से दुष्यंत जी ने कहा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप जब चाहे तब आए, दिल से आपका स्वागत है। ये सवाल बस इसलिए पूछ लिया
क्योंकि आज आप अचानक ही आ गए। वो तो मेरे गार्ड से मुझे मैसेज करके आपके आने की खबर दी। शस्त्र ने शान्वी के सवाल पूछने का कारण बताते हुए कहा, एक जरूरी काम से आया हो। उम्मीद करता हूँ तुम लोग मना नहीं करोगे। दुष्यंत जी ने दोनों की ओर आस भरी नजरों से देखकर कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? शान्वी ने फिक्र करते हुए पूछा। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं बस यहाँ तुम दोनों को इनवाइट करने आया हूँ। दुष्यंत जी ने कहा। इनवाइट? किस लिए? शस्त्र ने एक नज़र शान्वी को देख दुष्यंत जी से पूछा। असल में कल सुरेखा का बर्थडे है, जिसके लिए एक छोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सोची है। इसलिए मैं खुद इनवाइट करने आया हूँ। जानता हूँ सुरेखा बहू काफी रूड रहती है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी हम सब चाहते हैं तुम लोग पार्टी में आओ। स्वर्णा बहू तो काफी एक्साइटेड है। वो खुद तुम्हें इनवाइट करने आती, लेकिन वो काम में व्यस्त होने की वजह से आ नहीं सकी, इसलिए मैं चला आया। दुष्यंत जी ने शान्वी और शस्त्र को देखकर कहा। उनकी बात सुन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दुष्यंत जी भी उन दोनों को देखने लगे, लेकिन उन दोनों के बीच की टेलीपैथी उनकी समझ से बाहर थी। क्या शान्वी शस्त्र पार्टी में जाएंगे? क्या होगा कोई नया तमाशा? क्या सजा मिलेगी मिसेस कपूर को? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी। चैप्टर 107 बर्थडे पार्टी। शान्वी ने सुरेश के फोन से मिली वीडियो को मिसेस कपूर के पास सेंड कर दिया था, किसी अनजाने नाम से। उसके ऐसा करने का कारण मिसेस कपूर को डराने का था। वो भी उन्हें उन्हीं के तरीके से सजा देना चाहती थी। स्लोली वो ये सब करके हटी ही थी कि वहां दुष्यंत जी आ गए। दुष्यंत जी ने उन दोनों को पार्टी में आने के लिए आमंत्रित कर दिया था, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक दूसरे की ओर देख आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। दुष्यंत जी को तो उनकी ये टेलीपैथी समझ आनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या हुआ बच्चों? उन दोनों को आपस में उलझा देख दुष्यंत जी ने पूछा। कुछ नहीं दादू, शस्त्र ने नजरें हटा शान्वी ने जवाब दिया। तो क्या सोचा तुम लोगों ने? आओगे ना पार्टी में? दुष्यंत जी ने दोबारा आस भरी नजरों से उन्हें देखकर पूछा। बिल्कुल दादू, अब आप इतने प्यार से बुलाओगे तो हम मना थोड़ी करेंगे। शान्वी ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बच्चे। कल शाम में तुम लोग आ जाना और साथ में अखिल को भी ले आना। दुष्यंत जी ने खुशी से कहा। लेकिन इन सब की वजह से मिसेस कपूर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शस्त्र ने दुष्यंत जी की बात सुनकर कहा। ऑलरेडी बहुत टाइम से मैं अपने बेटे से दूर रह लिया हूँ। अब कम से कम अपनी खुशी के लिए उससे मिल तो सकता ही हो। रही बात सुरेखा की, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं खुद सब हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से सुरेखा को परेशानी हो। मैं बस अपने बेटे, पोता और पोती को इनवाइट करने आया हूँ। दुष्यंत जी ने बिना किसी भाव के कहा। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जरूर आएंगे। शान्वी ने हल्का मुस्कुराकर कहा। कुछ देर तक दुष्यंत जी वहीं बैठे उन दोनों से बातें करते रहे और फिर वापस चले गए। वैसे मिसेज रॉय के बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना है? शस्त्र सोफे पर ही पसरे हुए पूछा। कुछ ऐसा तो उन्हें मेरी याद ताउम्र दिलाए रखे। शान्वी ने शैतानी मुस्कान के साथ गर्दन टेढ़ी करके कहा। और ऐसा गिफ्ट मिलेगा कहा? शस्त्र ने भी शान्वी की तरफ गर्दन टेढ़ी करके पूछा। मिलेगा नहीं, मिल गया। शान्वी ने गहरी सांस बाहर के कहा। आप तो कहीं गई भी नहीं, फिर गिफ्ट कहाँ मिल गया? शस्त्र ने नासमझी से पूछा। सरप्राइज, शान्वी ने धीरे से फुसफुसाया। काय का सरप्राइज? मेरा बर्थडे थोड़ी है। मुझे तो पता होना चाहिए कि आखिर आप कौन सा गिफ्ट लाई है।
शस्त्र ने शान्वी की बात पर तुरंत जवाब दिया। बात तो सही है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बताऊंगी। जब आपका बर्थडे नहीं है तो पूछ भी क्यों रहे हैं? शान्वी ने अपनी दोनों भौं को उचाकते हुए पूछा। क्यूरियोसिटी नाम सुना है? शस्त्र ने भी शान्वी की तरह ही जवाब दिया। नहीं, मैं ऐसे फालतू शब्द नहीं सुनती। अभी फिलहाल आप मेरा एक काम कीजिए। शान्वी ने शस्त्र की बात को नकार अपनी बात कही। कैसा काम? शस्त्र ने अपनी भौं उचकाते हुए पूछा। मुझे आपकी मॉम से मिलना है, शान्वी ने सीरियस अंदाज में कहा। अभी तक जिस शस्त्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वो शान्वी की बात सुनते ही गायब हो गई। उसके चेहरे पर बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन आ गए और इन बातों को शान्वी भी समझ गई थी। ले चलेंगे मुझे? शस्त्र के बदले एक्सप्रेशन और उसे अपनी सोच में गुम देख शान्वी ने दोबारा कहा। लेकिन क्यों मिलना चाहती है आप? शस्त्र ने बिल्कुल सीरियस टोन में पूछा। नॉर्मली इंसान किसी दूसरे इंसान से क्यों मिलना चाहता है? शान्वी ने अपनी आंखें रोल करके कहा। लेकिन मेरी मॉम नॉर्मल नहीं है, वो कोमा में है। इतने साल से उन्होंने मुझसे भी बात नहीं की है। आप उनसे नहीं मिल सकती। बोलते बोलते शस्त्र का गला भर आया था, लेकिन उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया था। अपनी बात खत्म कर वो सोफे से उठ गया। वो वहां से जाने को हुआ कि शान्वी ने झट से आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। जानती हो, शी इज नॉट फाइन, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें देख भी नहीं सकती। ये सब बातें बोल आप मुझे ये तो नहीं बताना चाह रहे कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? शान्वी ने बिना किसी भाव के कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस। शस्त्र शान्वी की बात सुन तुरंत उसकी ओर पलट कर बोला। बस क्या? शस्त्र के बाद अधूरी छोड़ने पर शान्वी ने कहा। फाइन, मैं ले चलता हूँ आपको। शस्त्र ने शान्वी के सवाल का जवाब दिए बगैर कहा। इट्स ओके, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी मॉम से मिलूं, तो मैं भी जिद नहीं करूंगी। शान्वी ने शस्त्र का हाथ छोड़कर कहा। ऐसा नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आपको अपनी मॉम से मिलवाऊं, लेकिन उनकी हालत सोच चुप हो जाता हो। शस्त्र ने अपनी बात की सफाई देते हुए कहा। क्या पता आप मुझे देख और जल्दी ठीक हो जाए, शान्वी ने बेहद मासूमियत से कहा। ऐसा लगा मानो सच में उसे देख शस्त्र की मां की हालत ठीक हो जाएगी। काश ऐसा हो जाए। शान्वी की बात सुन शस्त्र ने अपने मन में कहा, जिसके बाद वो दोनों वहां से हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए, जहां शस्त्र की मॉम को रखा गया था। शस्त्र ड्राइविंग कर रहा था तो शान्वी खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। वैसे एक बात पूछूं? बाहर से नजरें हटा शस्त्र की ओर देख शान्वी ने कहा। हम्मा, शस्त्र ने बस एक टूक जवाब दिया। आपकी मॉम की कंडीशन के बारे में कितने लोग जानते हैं? शान्वी ने आराम से पूछा। जिसका सवाल सुन शस्त्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गर्दन घुमाकर शान्वी को देखने लगा। मैंने बस ऐसे ही पूछा। खुद की ओर नॉन स्टॉप शस्त्र नजरें देख शान्वी ने कहा। मिस्टर रॉय और आप? शस्त्र ने वापस अपना ध्यान सामने रोड की ओर लगाकर कह। क्या? शस्त्र की बात का मतलब शान्वी की समझ से परे गया, इसलिए उसने पूछा। मेरी मॉम की कंडीशन के बारे में सिर्फ मिस्टर रॉय और आपको पता है। ऑलमोस्ट लोगों को लगता है कि वो अब नहीं है, और शायद मैं भी। शस्त्र ने सही से अपनी बात समझाई। ओह! शस्त्र की बात सुन शान्वी बस इतना ही जवाब दी, जिसके बाद दोनों कुछ नहीं बोले और थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या सच में शस्त्र की मॉम ठीक हो पाएंगी? क्या गिफ्ट देगी सोफिया मिसेज रॉय को? क्या होगा कोई नया तमाशा? क्या सजा मिलेगी मिसेज कपूर को?
चैप्टर 108 शिवानी। शस्त्र और शान्वी यूं ही बातें करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। शस्त्र ने कार को वहीं छोड़ चाबी एक गाड़ी की ओर बढ़ा दी और शान्वी का हाथ पकड़े अपनी मॉम के फ्लोर पर जाने के लिए अपनी पर्सनल वीआईपी एलिवेटर में चला गया। शान्वी हॉस्पिटल में एंटर होते हैं नजरें घुमाकर पूरे हॉस्पिटल को स्कैन करने लगी। टिंग की आवाज के साथ एलिवेटर रुकी और दरवाजा खुला। शान्वी ने एलिवेटर के अंदर खड़े ही बाहर की ओर देखा तो हैरान हो गई। शस्त्र उसका हाथ पकड़ एलिवेटर से बाहर निकला और अपनी मॉम के कमरे की ओर बढ़ गया। वही शान्वी नजरें घुमाकर पूरे फ्लोर को देख रही थी, साथ ही हैरान भी हो रही थी क्योंकि पूरा फ्लोर गार्ड्स से भरा हुआ था। हर 4 कदम के बाद एक गार्ड खड़ा था, जो दिखने में ही काफी पावरफुल लग रहे थे। सारे गार्ड्स अपने हाथ बंधे नजरें नीचे किए खड़े थे। उन्हीं के बीच शस्त्र शान्वी का हाथ पकड़े किसी बॉस की तरह चल रहा था। वैसे शस्त्र सच में बॉस था उनका। आगे आकर शस्त्र लास्ट के एक रूम के सामने रुक गया। उसके कदम ठहरे देख शान्वी समझ गई कि ये जरूर शस्त्र की मॉम का रूम है। शान्वी ने गर्दन घुमाकर शस्त्र की ओर देखा, फिर उसके हाथों पर अपनी पकड़ कस दी। पकड़ कसी महसूस कर शस्त्र ने भी अपना सिर घुमाकर शान्वी की ओर देखा, जो पलके झपकाकर उसे आश्वासन दे रही थी। शस्त्र गहरी सांस भर शान्वी को लेकर अंदर आ गया, जहां शस्त्र की मॉम मशीनों से घिरी हुई थी। अपनी मॉम की हालत देख शस्त्र थोड़ा इमोशनल हो गया था। शान्वी तो एकटक शिवानी जी को ही देखे जा रही थी। मैं बाहर जा रहा हूँ डॉक्टर से मिलने। शस्त्र आपकी मॉम की रिकवरी के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर से मिलने चला गया। कहीं न कहीं वो अपनी मॉम को उस हालत में देख काफी असहाय महसूस भी रहता, जो वो शान्वी को नहीं दिखाना चाहता था। उसके कमरे से बाहर जाते ही शान्वी शिवानी जी के बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। मैं शान्वी, क्या आपने मुझे पहचाना? क्या आप मुझे सुन सकेंगी? क्या आप मेरी बातों पर रिएक्ट कर पाएंगी? शान्वी ने शिवानी जी के चेहरे की ओर देखकर कहा। कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगी तो बस आप मेरी बात सुनिएगा। मैं जानती हूँ आप मेरी सारी बात सुनेंगे, क्योंकि आप में सुनने की क्षमता है। लेकिन वक्त लगेगा, फिर कुछ समय बाद आप खुद हमारी बात का जवाब देने की कोशिश करेंगी। शान्वी ने बड़े आराम से शिवानी जी के हाथों को पकड़कर कहा। अगर आपको कुछ भी एहसास हो, मेरी बात सुनाई दे, समझ आए तो प्लीज अपना हाथ हिलने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ हूँ आपके पास। शान्वी ने हल्के से अपना दूसरा हाथ शिवानी जी के सिर पर फेर कर कहा। आपको ठीक होना होगा, वो भी जल्दी। आपको पता है आपका छोटा बेटा अब बहुत बड़ा हो चुका है। वो बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, लेकिन आपकी कमी उन्हें बहुत महसूस होती है। आपके बिना वो बिल्कुल अकेला है। हाँ, मैं हमेशा उनके साथ हूँ, लेकिन एक माँ की कमी तो कभी पूरी नहीं कर सकूंगी। आपको पता है उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। वो आपको, आपके ममता भरे हाथ को बहुत मिस कर रही हैं। भले ही मेरे साथ खुश हो, लेकिन आपकी कमी कहीं न कहीं उदास कर ही देती है। आप तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी ना, फिर अब क्या हो गया? अब क्यों आप उनकी परवाह नहीं करती? क्यों उनके बारे में नहीं सोचती? आपका ठीक होना उनके लिए कितना जरूरी है, ये आप क्यों नहीं समझती? इतने वक्त से आप यूं ही रही, लेकिन अब नहीं। प्लीज अपने बेटे के लिए अब ठीक हो जाइए। मैं उन्हें उदास और असहाय नहीं देख सकती। शान्वी की आंखें भर आई थी। एक हाथ से शिवानी जी का सिर तो दूसरे हाथ में उनका हाथ पकड़े शान्वी बोलती रही। कहीं न कहीं उसके ये बोलने का रीजन ये था कि शायद उसकी बात सुन शिवानी जी कोई रिएक्ट कर दे, शायद शस्त्र की ही खातिर वो कुछ मूव कर दे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि इतनी देर में शस्त्र वहां आ गया था। क्या हुआ? उसने शान्वी की नम आंखों को देखकर पूछा। कुछ नहीं, अपने आंसू साफ करते हुए शान्वी ने कहा। वैसे आंटी का ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? शान्वी ने वापस ने अपने दोनों हाथों में शिवानी जी का हाथ थामे पूछा। इंटरनेशनल सीसीयू स्पेशलिस्ट, शस्त्र ने शान्वी को देखकर कहा। क्यों? आप चेक नहीं करते?
शान्वी ने आंखें छोटी कर शस्त्र से पूछा। कभी कभी नॉर्मल पल्स रेट चेक कर लेता हो जब आता हो। शस्त्र शिवानी जी के दूसरी ओर खड़े होकर बोला। लेकिन क्यों? शान्वी ने शस्त्र की बात सुन हैरानी से कहा। क्या क्यों? शस्त्र के दिमाग से शान्वी की बातें हवा हो रही थी, इसलिए उसने ऐसे पूछा। आप क्यों अपनी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं करते? आप भी एक वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट है। शान्वी ने शस्त्र को देख कहा। लेकिन ये काम मेरा नहीं है, ये तो सीसीयू या आईसीयू डॉक्टर के अंडर का केस है, शस्त्र ने बताया। सीरियसली? आप डॉक्टर होकर ऐसी अधूरी बात कर रहे हैं? शान्वी ने हैरानगी से शस्त्र को देखकर कहा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक बीमार इंसान को हमेशा दवाई की ही नहीं, बल्कि किसी अपने के साथ की, प्यार की और दुआ की भी जरूरत होती है। आपकी मॉम कोमा में है, ये केस आप भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इसका रीजन कहीं न कहीं आप जानते हो। सिर में चोट लगने की वजह से कोमा में जाने वाले पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट भी चेक करते हैं। और आप अगर खुद अपनी मॉम की केयर करोगे, उनका ट्रीटमेंट करोगे तो वो जल्दी रिकवर कर पाएंगी। शान्वी अपनी जगह से उठ शस्त्र के सामने आकर बोली। क्या ऐसा करना ठीक होगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, शस्त्र ने उलझन से शिवानी जी की ओर देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रही हैं। लेकिन सोचिए, जब आप अपनी मॉम को ट्रीटमेंट देंगे, उनकी केयर खुद करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो वो और भी ज्यादा जल्दी रिकवर कर पाएंगी। चिंता मुझे भी है, लेकिन इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आपकी मॉम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी फिर। शान्वी के शस्त्र का चेहरा अपने हाथ में थाम उसकी आंख में आंख डाले कहा। शान्वी के गर्म हाथों का स्पर्श पाकर शस्त्र अपनी बची कूची हिम्मत गवा बैठा और झट से शान्वी के गले लगकर बोला। मैं मॉम को ऐसी हालत में देख टूट चुका हूँ। अगर वक्त रहते तुम्हारा सहारा न मिला होता तो शायद मैं खुद भी न होता। दिल दुखता है मेरा अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर। सोचता हूँ न जाने कितने दर्द से गुजरती होंगी रोजाना, इसलिए यहाँ ज्यादा नहीं आता। अपना चेहरा शान्वी के कंधे में छुपाकर शस्त्र ने कहा। समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे टूटने से कोई फायदा नहीं होगा। वो भले ही कोई रिएक्ट नहीं कर रही, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो हमें सुनती भी न हो। हो सकता है वो हमारी बातें सुन रही हो, इसलिए पॉजिटिव रहिए। आपकी मॉम को आपके साथ की बहुत जरूरत है, उन्हें हौसला दीजिए। बताइए उन्हें कि आप उनके साथ है, उनके पास है। बाकी देख रेख के लिए तो पूरा हॉस्पिटल ही आपका है। शान्वी ने शस्त्र की पीठ सहलाकर उसे समझाते हुए कहा। मैं नहीं खोना चाहता, मेरी मॉम का होना मेरे लिए किसी पिलर के जैसा है। मेरे पास 3 ही पिलर है, जिनमें से मैं एक को भी नहीं खो सकता। शान्वी ने अलग होते हुए शस्त्र ने कहा। आपका यही प्यार उन्हें अपने आप जल्दी ठीक करेगा। आपका यही हौसला हिम्मत देगा। अगर खुद ऐसे टूट जाओगे तो आंटी को कैसे संभालोगे? शिवानी जी की ओर देखकर शान्वी ने कहा। मैं बस अपनी मॉम को वापस हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। क्या मैं उन्हें कभी मुस्कुराते देख पाऊंगा? शस्त्र ने नम आंखों से शिवानी जी के पास खड़े होकर कहा। जरूर। आपका प्यार आंटी को खुश रखेगा, आपका हौसला उन्हें ताकत देगा। कभी कभी मुश्किलों के बाद ही असली खुशी मिलती है। डोंट वरी, आपकी मॉम अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। शान्वी ने शस्त्र के हाथ को पकड़कर कहा। हम ये यकीन देख, मेरा भी दिल तुम्हारी बात पर यकीन करने का कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि खुद अपनी मॉम की केयर कर सकूं, साथ ही मॉम के साथ ज्यादा वक्त बिता पाऊं। थैंक यू मेरा इतना साथ देने के लिए, अब तक साथ रहने के लिए, एंड स्पेशली मेरा सहारा बनने के लिए। शस्त्र शान्वी के सिर को चूम कर बोला। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और सुनते रहिए विलेनिस रिबॉर्न फॉर रिवेंज विद स्टोरी की दुनिया चैनल।